All right, hi everyone. Good evening. Sure. Can you guys hear me and see the screen? Yes, sir. Yes, sir. All right, great. So खूब सारा पढ़ लेंगे आज अपन लोग. Faraday's law of electrolysis will be the next part that we need to discuss. इसके पहले अपन लोगों ने electrolysis and products of electrolysis निकालने सीख लिए थे. Yes, sir. ठीक है. All right. So अब Faraday's laws of electrolysis देखना काफी simple है. In fact, this is something that you have already studied before. So पहला law आप नोटिस करोगे is the definition of equivalence itself. What was the definition of equivalence? Does anyone remember? The moles up. ये फॉर्मूला तो याद होगा आपको, मोल्स इनटू एन फैक्टर. Yes, sir. Yes, sir. एन फैक्टर का डेफिनेशन आपको याद होगा, इट यूज्ड टू बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन बाय पर मोल ऑफ द सब्सटेंस. Yes, sir. एक मोल सब्सटेंस कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा ले रहा है, इसको आप मोल्स ऑफ सब्सटेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो इट गिव्स यू टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन बाय द सब्सटेंस. Yes, sir. राइट. So this is what your Faraday's first law is. So left hand side equivalent of substance, depending upon the data of the question that is there, आपसे पूछा जाए कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, तो वो आप इक्विवेलेंस के टर्म्स में लिख दोगे. मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिखोगे, कभी मोल्स इनटू एन फैक्टर लिखोगे, कभी नॉर्मैलिटी इनटू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, कभी नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम. ये सारे वर्जन्स आप पहले देख चुके हो रेडॉक्स में. ठीक है. Yes, sir. एंड यहाँ पर ही राइट हैंड साइड पर अगर आप देखोगे टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो this is something which you can write in the following ways. One, you can write it in where Q, that is charge in F. What do I mean by in F? This F stands for Faraday's constant. It is a charge of 1 mole of electron, right? So total moles of electron will give you the total charge that got passed. Yes, sir. ठीक है. So यहाँ पर you will write Q in Faraday's constant, और या फिर you write Q in Coulomb upon 96500, because that is the interconversion between Faraday and Coulombs. 1 Faraday's constant is the charge of 1 mole of electrons. और ये चार्ज को आप क्या लिख सकते हो, I into T, current passed into time taken. Yes, sir. तो ये आपका Faraday's first law तैयार है. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. लिख लो फटाफट. टाइम दे रहा हूँ ना पृथ्वीराज तुम्हें लिखने का. Yes, sir. सर उसमें पूरा नहीं होता. चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को भेज दूंगा ये लेक्चर नोट्स. Thank you, sir. But sir, I think this is better. हाँ मतलब सो आई एम नॉट आस्किंग यू नॉट टू राइट, आई एम स्टिल गिविंग यू टाइम टू राइट. आप लिखो, नहीं होगा तो बाद में नोट्स ले लेना, like the good old days where you used to get the notes and then you used to take the printout and then relax. No, sir. Actually क्या होता है कि नोट्स लिखते लिखते तो फिर मतलब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है. इससे अच्छा लेक्चर में नोट्स हो जाते हैं, बाद में रिवीजन करते हैं. हाँ हाँ Yes, sir. ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ पृथ्वीराज, ऐसा नहीं है, मतलब तुम सीरियस मत हो. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि प्रेफर करते हैं कि प्रिंट आउट मिल जाए तो ठीक है, हमारी लिखने की मेहनत बच जाएगी. मतलब तुम सार्थक पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बता रहे हो तो मुझे पता ही है.
लिख लिया सबने? जिसने लिख जस्ट 10 लिया सेकेंड्स। वो ये अगला वाला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लो। क्वेश्चन लिखने में टाइम मत वेस्ट करना, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो बस। राइट, क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर? द चार्ज इन फैराडेज, ये राइट हैंड साइड पूछा हुआ है आपको। चार्ज इन फैराडेज कांस्टेंट कितना आ रहा है ये? इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम, इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा? मोल्स इनटू एन फैक्टर। राइट, एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम कितना होगा? 2। ये आपका ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, काफी सिंपल है। लाइक फैराडेज फर्स्ट लॉ इज वेरी सिंपल, इट्स जस्ट द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस दैट यू विल हैव टू अप्लाई डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। Just have to choose the right form. हाँ, how many Faradays of electricity means yes, charge only. ऑल राइट, अगला क्वेश्चन देखिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। सर एक बार थोड़ा ऊपर दिखा सकते हो? ये वाला अभी तक कॉपी नहीं करा। डन सर। क्या आ रहा है आंसर यहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड पर
इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोराइड एंड राइट हैंड साइड पर टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पर एज पर द डेटा ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर आप इक्विवेलेंट को लिखोगे मोल्स इनटू एन फैक्टर एंड टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे करंट के बारे में पूछा तो इलेक्ट्रोलाइटेड एज IT/9650, राइट. टी यहाँ से सेकंड्स में आएगा तो उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना, राइट. क्लोरीन का एन फैक्टर 2 रहेगा, राइट. क्लोरीन गैस का एन फैक्टर 0.1 मोल क्लोरीन बोला है. तो इसमें यहाँ पर छोटी छोटी एवेन्यूज ऑफ केयरलेस मिस्टेक जो होती है वो अवॉइड करनी होती है, ठीक है. गैस रीड करना ताकि एन फैक्टर 2 आए, राइट. यहाँ पे सेकंड्स से मिनट्स में कन्वर्ट करना, ये छोटी छोटी चीजें अवॉइड करनी है. बाकी कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है. यस सर. तो गैस नहीं लिखा होता तो भी यही करते ना. 0.1 हाफ मोल Cl2 करते. क्लोरीन नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता. मतलब द थिंग इज दैट 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन लिखा होता, बस गैस नहीं लिखा होता. तो यहाँ पे पुट 0.1 मोल एंड लाइक यहाँ पे मेरा क्लोरीन का इसका इन फैक्टर तो 1 ही लेता ना मैं. ओके. राइट. चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर निकाल दो फटाफट फटाफट. यूनिट्स का खास ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज द की लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन. बाकी आप शुरू हो जाओ. लेट मी एक्चुअली रिमूव एनी अदर हिंट दैट इज देयर इन द क्वेश्चन फॉर यू. कुछ आया? एनी हिंट? सवेर. मतलब हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रहा है, क्या लिखा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा. यस सर, हो रहा है. ठीक है. राइट, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. एटलीस्ट इतना तो सबने लिख ही लिया होगा. यस सर. इतने में किसी को कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इक्विवेलेंट्स को मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स को मास अपॉन एटॉमिक वेट एंड मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एंड देन वॉल्यूम को एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना. यस सर. यस सर. राइट हैंड साइड पे IT/9650. अब यूनिट्स का ही खेल है पूरा. बाकी सब कुछ डेटा आपके सामने है. इसमें द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग फॉर यू इज टाइम. बाकी सारा डेटा दिया हुआ है. यस सर.
तो ये आप पुट करोगे तो आपका इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर में पुट करना है, राइट, बिकॉज ये डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ना, तो कितने सेंटीमीटर में आएगी, ग्राम पर मोल में रहेगा, फिर ये ऐसा यूनिट्स में आ जाएगा इधर सब कुछ, राइट। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। अब आंसर क्या रहेगा वो आप इससे सॉल्व कर लेना। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट वुड बी द आंसर, बट इससे करोगे तो टाइम सेकंड्स में आएगा, उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेना। यस सर। अच्छा, इन्हीं क्वेश्चंस में sometimes there is this another term that comes which is called as efficiency factor. So this term basically talks about the fact that not entire charge supplied to the electrolysis may be used in doing the electrolysis. ठीक है, अभी तो हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें we took that assumption ना, यस सर। that जितना भी चार्ज हमने सप्लाई करा है IT/96500, the entire charge is going into doing the इलेक्ट्रोलिसिस। electrolysis. But sometimes there is an efficiency factor involved. Maybe not the entire charge gets used up in doing the electrolysis. तो अब उस efficiency factor को इस तरीके से incorporate करा जाता है, that equivalent of substance should be equal to eta times number of moles of electrons supplied. That IT/96500 multiplied by that efficiency factor will give me the equivalent of the substance. Based upon that, ये वाला question try करो। थोड़ा ऊपर कर सकते हो क्या? कुछ कह रहे हो? थोड़ा ऊपर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना। ये वाला ऐसे कैसे कर रहे हो तुमको? इतना ये तो आना चाहिए ना, इतना लिखना दो। तो नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट का है? नीचे वाला पार्ट तो यही है, बस इतना ही है। दिस वाज द प्रीवियस आंसर। उसके ओके सर, बाद थैंक यू। ये तो मैंने नया पढ़ा है ना अभी। स्पीड तो प्रैक्टिस से ही बढ़ती है गौरव। These are all expected to be done within the stipulated time duration of 2 minutes to 3 minutes. स्टार्टिंग में टाइम लगेगा ना, बिकॉज आपने प्रैक्टिस थोड़ा ना कराई है। To understand the language of the question, get a grip on it.
कुछ आ रहा है समझ में क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? So wait. ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, करना क्या है? Yes. जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, उसके थ्रू करंट पास कर रहे हैं, जिंक डिपॉजिट हो रहा है, एज अ कॉन्सिक्वेंस जिंक 2+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही होगी। तो वो कितनी कम होगी, कैसे कम होगी, वो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इनिशियल जिंक के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन पता है आपको, वॉल्यूम पता है, तो मोल्स पता है। इलेक्ट्रोलिसिस होगा, उसके बाद कितना जिंक डिपॉजिट होगा वो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे से पता पड़ जाएगा, राइट? तो फाइनल जिंक का कॉन्सेंट्रेशन वुड बी, एज इन फाइनल मोल्स विल बी इनिशियल माइनस जितने डिपॉजिट हो गए, एंड देन यू डिवाइड बाय वॉल्यूम टू गेट द आंसर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया कैसे करना था? यस सर। यस सर, तो आंसर क्यों नहीं दिया फिर? अभी आया सर। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। कहाँ आया आंसर? मेरे पास तो एक भी का आंसर नहीं आया। एक का आया तो वो भी इतना गलत आया, 10⁻⁻⁶। पता नहीं क्या करा 10⁻⁻⁶। कैलकुलेशन मतलब ब्लंडर कर रहे हो तुम। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखें, ये क्लियर है सबको? तो यस सर। ऑलराइट, ये वाला ट्राई करो। नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन में एन फैक्टर समझ में आ रहा है? दैट इज लाइक द कैच इन दिस क्वेश्चन। सर 6 है ये। हाँ, ये देख लो, जिसको नहीं समझ में आया एन फैक्टर 6 कैसा रहेगा, क्यों रहेगा।
आया इसमें अब आगे इस तरीके से कर लेंगे. यस सर. लाइक एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, दैट विल बी Q into V ना. यस सर. इलेक्ट्रिक वर्क डन. करेक्ट. क्या कर रही हो सोंटी तुम? सी ऑप्शन आंसर दे रही हो इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन ही नहीं है. किस दुनिया में हो? आर वी ऑन द सेम पेज? अच्छा, सी यूज लाइक वांटेड टू गिव फॉर कूलम. ओके ओके, फिर ठीक है. आई थॉट तुम सी ऑप्शन. हाँ, ठीक है ठीक है. ऑल राइट. बाकी लोगों को भी समझ में आया? यस सर. ठीक है. Another question for another set of learning. ये थोड़ा अपार्ट फ्रॉम फैराडेज लॉ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी रहेगा आपके लिए. ऑलराइट. सो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर? मतलब यहाँ पर आपने एसआरपी वैल्यूज के हिसाब से देखा, एंड अपॉन इलेक्ट्रोलिसिस में आपसे पूछूंगा कि कौन जीतेगा, लाइक विच विल गेट डिपॉजिटेड फर्स्ट और रिड्यूस्ड फर्स्ट एट कैथोड, कॉपर आयंस और बिस्मथ 3+ आयंस. व्हाट वुड बी योर आंसर? कॉपर आयंस. कॉपर आयंस. लाइक आपने पढ़ा हुआ है कि एसआरपी जिसका ज्यादा है वो पहले डिपॉजिट होता है एट कैथोड. बट क्वेश्चन पूछ रहा है दैट to what concentration should copper 2+ ion get down to before bismuth starts to deposit? So what is happening? What you have in fact studied the entire last class, we never actually got into the details of concentration as a factor, right? All we studied was comparing SRP data. यस सर. That was typically the case because that is the information that was like known to us or given to us. But the true answer of what wins at the competition at cathode is not SRP, it's actually RP. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड पे पहले डिपॉजिट होगा. यस सर.
या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, वो एनोड पे पहले डिपॉजिट या लिबरेट होगा, राइट. सो इट यूज्ड टू बी द आरपी डेटा. तो यहाँ पर now this question is giving you that understanding that if you change the concentration of copper, so as a consequence it is no more 1 molar concentration and SRP नहीं बचेगा, तो उसका RP रहेगा. तो वो RP आप निकालो and वो RP आपका बिस्मथ के SRP के बराबर होगा. तो आपको समझ में आएगा कहाँ पर ऐसा हो जाएगा that copper 2 plus का concentration कम है, bismuth will start deposit at that time. समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर. करो सॉल्व. Like this is the concept that I have been talking about. ऑलराइट, क्या आ जाएगा ऐसा सॉल्व करोगे आप? 10 की पावर -3 मोलर आ रहा है. ठीक है, समझ में आया ये? यस सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट था बस. So can you explain again this part, last part? We want if the RP of copper 2 plus becomes equal to the SRP of Bi 2 plus. Why SRP? Because Bi 2 plus तो sorry Bi 3 plus तो 1 मोलर ही है ना सोल्यूशन में अभी, Yes, sir. right? So at this stage now the competition will become equal, right? Yes, sir. So this SRP should be equal to RP of copper 2 plus ions, and वो RP हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. कंसंट्रेशन चेंज होने पे पोटेंशियल कैसे चेंज होता है वो हमको पता है ना. Yes, I got it. So सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -3 मोलर आ जाएगा. ठीक है, सेकेंड लॉ देखें फैराडेज. यस सर. ऑलराइट, तो सेकेंड लॉ इज प्रीटी easy, again something that you have already seen. Do you remember law of chemical equivalence? यस सर. Yes, sir. What was law of chemical equivalence? Equivalents are conserved in a reaction. नहीं, ऐसा तो नहीं था.
इलेक्ट्रॉन it- कंजर्व्ड, इक्विवेलेंट्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर कंजर्व्ड. yes sir. यानी कि जो अपने रेडॉक्स रिएक्शन में सीखा था वो था इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? Yes sir. टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सब्सटेंस दे रहा है, उतने टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरा सब्सटेंस ले रहा होगा. नाउ यहाँ पर व्हेन यू अप्लाई इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ तो आपको समझ में आ जाएगा दैट अगर लेट्स से हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं एंड एनोड और कैथोड पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो सेम ही चार्ज पास हो रहा है, एनोड कैथोड पे अलग तो नहीं पास हो रहा है ना? एंड इसमें देन जितना इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा होगा, लिबरेट हो रहा होगा, उतना इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एनोड पे भी डिपॉजिट लिबरेट हो रहा होगा, बिकॉज इट्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज पासिंग थ्रू. As a matter of fact, in case there are two electrolytic cells connected in series with the same charge passing through them, तो उनके लिए भी ऐसा हो जाएगा that the equivalents of the substance deposited or liberated in those in series connected are going to be same only. है कि नहीं? Yes sir. Will this be true for two cells that are connected in parallel? मतलब you remember आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ना, connecting in series, connecting in parallel. Yes sir. So will this be true for the cells that will be connected in parallel? No sir. अलग अलग करंट हो जाएंगे. करेक्ट, अलग अलग करंट हो जाएंगे. ठीक है, फॉर सीरीज इट इज इक्वल बिकॉज सेम करंट पास हो रहा होगा. ठीक है, Yes sir. इतना लिखो फिर मैं इसके क्वेश्चंस कराता हूँ आपसे. लिखा सबने? Yes sir. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो.
आया इसका आंसर? सर बाकी आना थोड़ा टाइम दीजिए ना। टाइम क्यों लगेगा, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब rather it is pretty straightforward. Equivalent of aluminium should be equal to the equivalent of H plus, no? और equivalent of H2 because hydrogen gas आपको निकालना है. यस सर। And अब क्या रहेगा यहाँ पे? n फैक्टर आपको पता ही है, यस सर। तो फिर कहाँ दिक्कत आ गई? एल्यूमिनियम का n फैक्टर आपको पता है 3 है, हाइड्रोजन का n फैक्टर पता है आपको 2 है, राइट? यस सर। 5.6 लीटर आ रहा है, करेक्ट श्रेयश? राइट सॉल्टी। राइट, समझ में आया, ये सिंपल है। अगला क्वेश्चन बताओ आंसर। यस सर। इसका आंसर बता दो। ठीक है यश, करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन आंसर रहेगा, देखो ना। कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, काफी सिंपल तो है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो अभी। केयरलेस मिस्टेक मत करना इसमें. That is the only thing that you will have to learn in this. आया इसका आंसर? सर एक मिनट. हाँ, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर? 1:1.5:3. सी ऑप्शन करेक्ट. ठीक है, अदरवाइज स्टूडेंट्स टेंड टू आंसर बी ऑप्शन गड़बड़ करके. somehow that becomes an answer because हवा में कर लिया, फटाफट कर लिया. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करना. अगेन all you need to do is avoid a mistake. Let's see if you are able to avoid that mistake. Follow the basics and you will be able to avoid that mistake. सर डी है क्या? O2 का इन फैक्टर कितना लिया?
4. करेक्ट. So that is where many students make the mistake. O2 का n factor 4 लेना है. ठीक है. They tend to take oxygen का n factor 2. This is O2. तो 2 atoms होगा ना. Yes, sir. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. आ रहा है कुछ समझ में क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है. So first वाला 190.5 है क्या? देखना पड़ेगा. देखो सेकंड पार्ट इनफैक्ट शायद मैंने पहले किया हुआ है यहाँ पे. B part में charge produced by the galvanic cell should be equal to the charge consumed by the electrolytic cell. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे that the charge produced by the galvanic cell can be written in form of the equivalent of H2 and the charge consumed by the electrolytic cell can be written in the form of equivalent of copper. तो इससे हाँ we get 190.5 gram. Right, Gaurav? Right, Santi? Sir, Correct. sir, H2 का equivalent 4 नहीं होगा. क्यों? मतलब n फैक्टर 4 क्यों? 0 से 1 जा रहा है. एक का ही तो चेंज है. 2 एटम है. Okay, yes, sir, समझा. करंट कितना लगेगा? 643. वो अब आप अप्लाई करोगे IT by 96500 तो yes around 643. Why does it say average current? Because the current will keep on changing or decreasing as the galvanic cell का potential difference changes ना.
तो यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू लेने के लिए आपको बोल दिया है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, देन ये हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ समझ लिए। ठीक है, दीज आर द फंडामेंटल लॉज। अब आप इनको क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, थोड़ा सा वेरिएशंस आएगा in terms of the language, but the fundamental concept remains the same. Like you will have to apply this thing in which you will apply the first law or the second law depending upon क्या डेटा दिया हुआ है, पूछा जा रहा है। नाउ एनसीईआरटी का वर्जन नोटिस करना है यहाँ पर, फैराडेज लॉ का। सो दैट इज समथिंग विच इज actually nothing different only, but there are some terms जो कि यूज करे जाते हैं and sometimes they become कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नोटिस करना फर्स्ट लॉ। एनसीईआरटी में फर्स्ट लॉ फैराडे इस तरीके से लिखा हुआ है, W is equal to ZIT, where W stands for the weight of the substance deposited or liberated at cathode, I is the current, T is the time, and Z is called as something electrochemical equivalent of substance. Now this was something which was the version that Faraday himself gave long back. ठीक है, हम लोगों ने तो मॉडर्न वर्जन पढ़ लिया। मॉडर्न वर्जन हमने क्या पढ़ा है? इट्स द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस इटसेल्फ। बट ये जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट है, ये तो रिसेंटली डेवलप्ड कॉन्सेप्ट्स है। इसके पहले व्हेन फैराडे हिमसेल्फ गिव दीज लॉज, दिस वाज द वर्जन दैट ही प्रोवाइडेड, W is equal to ZIT. नाउ एज सच ये जो Z लिखा हुआ है, इसको अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है, एज पर दिस फॉर्मूला ओनली, तो यू विल गो अबाउट एंड से दैट दिस Z इज इक्वल टू, यहाँ पे आप नोटिस करना इस डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड इसकी डेफिनेशन, इट विल बी द मास इन ग्राम्स ऑफ substance that is deposited by or liberated by 1 ampere of current in 1 second. ठीक है, आप I का वैल्यू 1, T का वैल्यू 1 डाल दोगे, उससे जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड डिपॉजिट हो रहा होगा उसको आप Z या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हो। दैट्स योर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कमिंग फ्रॉम दिस फार्मूला। हाउएवर इफ यू रिलेट दिस बैक टू द वर्जन ऑफ फर्स्ट लॉ दैट वी हैव स्टडीड, हम लोगों ने क्या पढ़ा? इक्विवेलेंट इज IT by 96500, M upon equivalent weight is IT by 96500, and यहाँ से अपन इसको रिजेक्ट करेंगे, M is equal to equivalent weight upon 96500 into IT आ जाएगा। तो आपका ये Z जो है, that actually comes out to be equivalent weight upon 96500। ठीक है, यस सर। ये वाला वर्जन लिख लो। सर वहाँ पे I और T को 1 क्यों रखा? सॉरी, दोबारा बोलो। सर Z का वैल्यू निकालने टाइम I और T को 1 क्यों रखा? निकालते टाइम नहीं है, जस्ट डिफाइन कर रहे हैं। इस फॉर्मूला के बेस डेफिनेशन बताना है, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या होगा, तो क्या लिख देंगे? 1 एम्पीयर करंट 1 सेकंड में कितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे दैट इज Z ऑफ अ सब्सटेंस, ओके सर। केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, यस सर। लिख लिया सबने? सर 5 seconds more।
डन सर। ऑल राइट, सेकेंड लॉ का भी वर्जन देख लो। तो सेकेंड लॉ का हमने थोड़ी देर पहले वर्जन क्या देखा था, इक्विवेलेंट्स बराबर इक्विवेलेंट्स, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस जो था। So as per the original version, the older version, it is in the following manner that m1 upon m2 is equal to z1 upon z2. So what it says is that the same charge is passed, then the ratio of the mass of substance that are deposited or liberated will be in the ratio of their electrochemical equivalent weight. ठीक है, कुछ नया नहीं है, it is actually the same thing जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है, equivalent is equal to equivalent. तो यहाँ पे mass upon equivalent weight will be equal to mass upon equivalent weight, and that equivalent weight we just saw can be replaced in terms of their electrochemical equivalent, right? देख लो ये भी। लिख लिया ये सेकंड लॉ। सर 10 seconds more। डन सर। क्या कह रहा हूँ? डन सर। डन। अच्छा, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस नोटिस करना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के अलावा there are some other terms also that come in handy while you are solving questions, right? ये आपने कुछ पढ़ी हुई है ऑलरेडी, आयनिक सॉरी मोल कंसेप्ट मोल चैप्टर, कंसेप्ट में। तो उसी के एडिशन में ये एक और समझ लेना, ग्राम इक्विवेलेंट, जी डैश इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, इट इज बेसिकली द इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यस सर। बेस्ड अपॉन दिस ये फटाफट क्वेश्चंस ट्राई करके बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर।
क्या आ रहा है पहला 75 का आंसर? सर डी। हाँ सर सी। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ग्राम पर कूलम्ब आ गया ना, यस सर सी। दिख रहा है इस क्वेश्चन से ही। देन 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे और 96500 कूलम्ब्स। यस सर। सर डी, क्वेश्चन नंबर 77। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट यानी कि 1 इक्विवेलेंट फैराडेज, करेक्ट। व्हाट अबाउट द लास्ट वन? सर डी। E. 1 फैराड 1 ग्राम एटम यानी कि 1 मोल, करेक्ट। बाकी सब में तो 1/3 1/2 1/2 मोल आ रहा है। यस सर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। All right. So these are the two laws, Faraday's laws of electrolysis, जो आपको काफी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करने रहेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ क्वेश्चंस शेयर कर देता हूँ so as to। सर डीपीपी भी आपने नहीं भेजा इसको चैप्टर का? चैप्टर का डीपीपीज नहीं करा आप लोगों ने। नहीं सर। बुकलेट, वैसे इसका बुकलेट काफी अच्छा है। Have you guys tried the questions from the booklet? सर जो आपने इनिशियल होमवर्क भेजा था उसी में से किए। सर वी हैव ट्राइड द सम्स दैट यू गिव इन होमवर्क। हाँ, काफी अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चन का बुकलेट में। तो अब आप लोग यहाँ पर एफबीओ एफबीएस में से फैराडेज लॉ के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैंने काफी सारे क्वेश्चन तो वैसे ले लिए नोट्स में एज एन आइडिया टू गिव यू एन प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे नोटिस करना। नेक्स्ट पार्ट इज दिस लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एक्चुअली, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। नाउ एज एन इंट्रोडक्शन it talks about difference between metallic conductors and electrolytic conductors. Our focus is on electrolytic conductors, right? What are the key differences between them? एक एक करके यहाँ पे आप नोटिस करना। पहला तो काफी सिंपल और ऑब्वियस सा है दैट मेटालिक कंडक्टर्स में तो चार्ज कैरियर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, whereas these aqueous ionic solutions में the ions are the ones which are carrying the charge. Okay, when you apply a potential difference across a metal and it conducts electricity, there is no chemical change that happens. There is no reaction that happens. But in case of electrolytic conduction, when you have a solution of ions and you like apply a potential difference across it, add electrodes, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ reactions होते हैं. Chemical reactions do take place. As a consequence, the third point. Electrons के लिए यहाँ पे बोला जाता है there is no transfer of mass, but यहाँ पर there is a transfer of mass that happens. Some substance might get liberated, some gas might get liberated, some metal might get deposited. Now, fourth point is an important point that helps understand the fifth point as well, that the resistance to the flow of charge in case of the metallic conductors is the atoms or vibrations of atoms only. So if temperature increases, the vibration of those atoms increases, which results in increase of the resistance. Whereas in this case, the resistance is the collisions that happen between the solvent and the solute molecules when the ions are traveling from one region to another region. And यहाँ पर, if you will notice, when we increase the temperature, we increase the kinetic energy associated with those ions. So increase in the kinetic energy will help in increase of their movement from one region to another region. As a consequence, the resistance decreases. ठीक है, ये समझ में आया आपको? Yes sir. Now, as I said, our focus is on understanding these electrolytic conductors. We want to understand the factors that affect the conductance or resistance of these electrolytic conductors. तो उसमें आप ये list of factors notice करना एक एक करके. ठीक है, पहला factor is the solute interaction.
like the interionic force that is there between the ions, if that is a higher value, it will inhibit the charges from moving easily from one region to another region, and hence greater the force of attraction, greater will be the resistance. So basically Coulomb's law. हाँ. The other factor is solute solvent interaction. So if you remember, ये periodic properties में आप लोगों ने पढ़ा भी था इसके बारे में, that अगर हम आयन पानी में डालते हैं तो हाइड्रेट हो जाता है, अगर उसका इंटरेक्शन ज्यादा है, ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है, तो उसका साइज बढ़ जाता है. Yes sir. राइट. तो उसका साइज, एक्वस आयन का साइज बढ़ जाता है, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस रेजिस्टेंस, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. राइट. इनफैक्ट आपने ये वाला एग्जांपल भी नोटिस किया था, इसमें अपन ने वो अल्कली मेटल्स के आयंस के बारे में बात करा था कि किसका कंडक्टिविटी ज्यादा है. एंड इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर, इसमें मैंने आप लोगों को H+ के एक्सेप्शन के बारे में बताया था. डू यू रिमेंबर दैट? Yes sir. ठीक है. Then there is a solvent-solvent interaction also, that is the viscosity, that also plays a role in the conduction of these electrolytes. So अगर solvent-solvent interaction ज़्यादा होगा, viscosity ज़्यादा होगी, right? The frictional force between the layers of fluid molecules will be more. So as a consequence, the resistance will also be more. Fourth factor, temperature, जो है वो हमने ऊपर नोट कर लिया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले. The temperature coefficient of conductance of electrolytes is positive. Like temperature बढ़ाते हैं तो conductance बढ़ जाता है, resistance कम हो जाता है. And of course, the nature of electrolyte also plays a role. In case you have a weak electrolyte, तो कम number of ions होंगे, ज़्यादा resistance होगी. In case of strong electrolytes, more ion are there, lesser is the resistance. अगर मान लो same concentration में डाला है तो भी. Yes sir. Right. Apart from this, there is another factor that we will be wanting to discuss in detail. That is the effect of dilution. ठीक है, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, बट थोड़ा डेप्थ में आफ्टर मेकिंग यू स्टडी सम टर्म्स. ठीक है. Yes तो ये sir. इंट्रोडक्शन था आपके लिए ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. Yes sir. अब ये लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपके साथ ये नोट शेयर कर दूंगा. ठीक है, बिकॉज आई नीड टू ऑल्सो टेक अप सम मोर डेफिनेशंस विद यू. तो उसको भी आप एक बार फटाफट देख लो पहले. Yes sir. क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देन आई विल सेंड दीस नोट्स सो दैट यू कैन कॉपी फ्रॉम देम. ठीक है, थोड़ा सा थियोरेटिकल का पार्ट है कि टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखने रहते हैं. ठीक है. अब देयर आर वेरी सिमिलर साउंडिंग टर्म्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. तो इन टर्म्स का नाम, सिंबल, डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट्स, इस फॉर्म में अपन इसको याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा गोइंग फॉरवर्ड रिटेन रखना इनको. सबसे पहला रहता है रेजिस्टेंस, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. इट इज बेसिकली द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज. राइट. A formula which relates resistance to the properties of the cell is in the following manner: R is equal to rho into L upon A. Right, where L is the length of the cell, as in the distance between the electrodes. A is the cross-sectional area of the electrodes. Right. तो इस region में जितना solution trapped है, वो कितना resistance show कर रहा है, that is given by this formula, where this rho is called as resistivity or specific resistance. ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में. इसका यूनिट ओम रहता है. दिस इज समथिंग अगेन यू आर अवेयर अबाउट. Yes sir. रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बात करें बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द सेल्स दैट आर यूज्ड इन द लैब्स. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा वो कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा होगा, विल कॉल इट रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इसका यूनिट ध्यान रखना है, यहाँ पर ओम सेंटीमीटर ज्यादा हम यूज करेंगे. ऐसा यूनिट वुड बी ओम मीटर, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट विल बी यूजिंग ऑफन. ओम सेंटीमीटर विल बी यूज्ड ऑफन. ठीक है. देन यू हैव कंडक्टेंस व्हिच इज represented by the symbol capital G or C, which is the reciprocal of resistance, right? And these are the units that we use for it. MHO या फिर ओम इनवर्स या फिर सीमन, इन तीनों में से कोई सा भी हम लोग यूज कर लेते हैं. ठीक है. कंडक्टिविटी we represent it with symbol called as kappa. ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल देते हैं इसको. Right, this is the reciprocal of the resistivity. So it's the conductivity shown by or conductance shown by 1 centimeter cube of electrolyte solution. ठीक है, simply kappa is equal to 1 upon rho. Yes sir. ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो बेस्ड अपॉन द डेफिनेशंस एंड द फॉर्मूलाज दैट वी हैव जस्ट स्टडीड. आई थिंक ये आपने पढ़े हुए हैं पहले भी. ठीक है, फिजिक्स में तो पढ़े होंगे ना ये सब. Yes sir. Yes. ये वाला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर दो.
सर 0.62 है क्या? सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, टर्म समझ में आने चाहिए बस, है ना? यस यस सर। क्लियर है ये? यस सर। फिर दो और टर्म्स देखना बिफोर वी क्लोज आवर डिस्कशन फॉर द डे। एक है मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल लैम्डा एम। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखना। मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ से अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन C, या फिर we also say at a dilution V, is defined as the conductance of ions produced from 1 mole of electrolyte dissolved in V ml of solution with electrodes 1 centimeter apart and large enough to cover the entire area between them, cover the entire solution between them. Right? कैसा है? हम लोग बात कर रहे हैं इस विजुअलाइजेशन की। You have 1 centimeter apart राइट, यहाँ पर 1 mole of electrolyte is trapped, like between the two electrodes that are 1 centimeter apart, B ml of solution is there, 1 mole of electrolyte, and as a consequence जो conductance आ रही है उसे हम लोग molar conductance कहते हैं, ठीक है, represented by the symbol lambda m. Now this lambda m is related to the specific conductance in the following manner. ये formula काफी crucial है आपके लिए, ध्यान में रखना. How molar conductance is related to the conductance or specific conductance or conductivity. यस सर। Lambda m is equal to kappa into 1000 upon C. ठीक है, where C is the molarity and these are the units. ये units है, ये 1000 जो factor है वो actually सेंटीमीटर क्यूब और लीटर का conversion ही है। यस ठीक है, आप derive भी कर सकते हो formula. It's not something which is a difficult formula to derive. करना एक बार पैरेलल में। यस सर। ये अगर अपन derive करेंगे तो कैसा रहेगा, यहाँ पे नोटिस करना, R is equal to रो L अपॉन A से स्टार्ट करते हैं, 1 अपॉन G is 1 अपॉन कापा इंटू L अपॉन A, है ना? यस सर। अब हम बोल रहे हैं लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है ना? यस सर। एंड जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं वो 1 बोलते हैं मोल। 1 मोल पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? वॉल्यूम Yes, इज sir. इनटू एरिया, यस सर। राइट? सो यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे तो ये 1 अपॉन G इज इक्वल टू 1 अपॉन कापा इंटू L अपॉन, ये A को मैं क्या लिख सकता हूँ, C 1 upon V ना, ये could be written as a 1 by LC or 1 by CV. 1 by A is equal to L into C, तो ये L square C हो गया बेसिकली। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली बिकॉज ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो ये तो चला गया, ठीक है, ये हमारा 1 by lambda m हो गया, ठीक है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी डिफाइंड कि फॉर दिस कंडीशंस द कंडक्टेंस शोन इज गोइंग टू बी मोलर कंडक्टेंस, यस सर। 1 अपॉन कापा इंटू 1 इंटू C। ठीक है, अब यहाँ पर एक 1000 का फैक्टर आएगा, कैसे आएगा, बिकॉज ये जो C है ये वॉल्यूम लीटर में है ना? यस सर। ये जो सेंटीमीटर में है तो मैं यहाँ पर इनको सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, तो लाइक ये 1000 यहाँ पे लिख दूंगा ताकि ये सेंटीमीटर क्यूब में रहे, यस सर। है ना? तो इफ आई सब्स्टिट्यूट दैट तो ये 1000 यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ से यू कैन सी द फॉर्मूला कमिंग दैट लैम्डा इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन C।
ठीक है. यस सर. एनीवेज, तो ये आपका रिलेशनशिप रहेगा मोलार कंडक्टेंस का. उसका डेफिनेशन और ये फॉर्मूला दोनों ध्यान में रखना. दिस इज कॉल्ड एज मोलार कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. यस सर. There is another term called as electrolytic conductance, which is the same definition as above, but just in case of 1 mole of electrolyte, you have 1 equivalent of electrolyte. Same. Electrodes are 1 centimeter apart, large enough area to cover the entire solution between them, but it contains 1 equivalent of electrolyte, not 1 mole. So this is called as lambda EQ, equivalent conductance or equivalent conductivity. And this is related to the specific conductance or conductivity in the following manner, that lambda EQ is equal to kappa into 1000 upon n, normality. ठीक है. यस सर. ये यूनिट्स का ध्यान रखना. ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स. सर नोट सेंड कर देना. ठीक है. हाँ हाँ, मैं नोट सेंड करूंगा ये वाला. सर नोट्स आप अभी सेंड कर सकते हैं. अब भी सेंड कर देता हूँ. बस होता क्या है कि क्योंकि वन नोट से सेंड करता हूँ तो बहुत टाइम लेता है ये लोड होने में. बट ठीक है. ठीक है, इतना समझ में आया सबको? यस सर. यस सर. चलो ऑल राइट, फिर इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे. ये क्वेश्चन भी मैं नोट्स में भेज दूंगा, एंड में ट्राई कर लेना. यस सर. ठीक है. चलो ऑल राइट देन. सर. हाँ हाँ बोलो. सर हम लोग टेक्स्ट बुक रीड करते हैं तो हमें से इतना क्यों नहीं समझ में आता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स रॉन्ग विद अस? हम क्या करते हैं तो क्या नहीं समझ में आता है? मतलब समवन माइक इज ऑन. हाँ बोलो. सर मतलब हम लोग जब टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं तो आप भी कॉन्सेप्ट वही सिखाते हैं, बट टेक्स्ट बुक में भी वही लिखा हुआ है, तो आप सिखा ज़्यादा समझ में आता है और टेक्स्ट बुक से पढ़ते बहुत कम समझता है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज रॉन्ग विद अस? नहीं, इट इज नॉट समथिंग दैट इज रॉन्ग विद यू. होता कैसा है दैट देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. One would be, I would say that there is a learning curve. So what type of? There should be this learning curve that needs to be built in. जैसे अभी मैंने जब आपको Faraday's first law and second law बताया, had I taught you this to start with NCERT version, तो आपको थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या नया नया सा बता दिया, मतलब समझ में नहीं आ रहा ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, क्यों है, कैसे है. Yes sir. But because we have practiced so much redox reactions and उससे question, and उससे मैंने connect करके दिया आपको, तो it comes out to be very straightforward कि हाँ मतलब this is obvious, 1 mole of electrons and definition of equivalence is what is this. Yes sir. Second law जो है वो equivalent concept ही है, equivalent बराबर equivalent. And साथ साथ में apart from telling you that, the other thing that makes an impact, because what happens is when you are reading or studying by yourself, you don't tend to practice questions and apply those concepts right then there itself. Yes sir. ठीक है. एंड वो क्वेश्चंस भी जब अप्लाई करने होते हैं तो ऐसा नहीं रैंडमली क्वेश्चंस में अप्लाई करने होते हैं. ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने पुट करे हैं यहाँ पर, दीज आर इन एन ऑर्डर ऑफ, एज आई सेड, लर्निंग कर्व. Yes sir. कॉन्सेप्ट अप्लाई करा, फटाफट देखा, फिर थोड़ा मॉडिफिकेशंस उसमें देखे, फिर वेरिएशंस देखे, फिर केयरलेस मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है वो हाईलाइट करी. तो दिस इज व्हाट हेल्प्स यू इन डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट इजीली एज कंपेयर्ड टू so there are lesser students who are able to comprehend the books by themselves and develop a structure and develop an overall understanding. That Yes, is sir. you need to have a perspective which is a condensed version or a more structured version built into a step-by-step learning manner. So sir, in order to build up this skill, what need to be done? क्योंकि apart from this academics, when we will go into the college, there will be multiple books to be studied, and many times all the professor will not teach us everything. So I don't think this is good for the academics. So हमारा हालत ऐसे ही रहने वाला है क्या जिंदगी भर? नहीं. सो उस केस में देखो क्या होता है ना, मतलब स्पेशली मतलब जैसा होता है मेनी केसेस में दैट लाइक इतने अच्छे से पढ़ाते नहीं है. तो व्हाट द एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट आप खुद से पढ़ो और समझ लो. एंड जब आप खुद से पढ़ने जाते हो तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट हैपेंस इज दैट यू वुड एक्सपेक्ट दैट एक आइटरेशन में हो जाएगा.
Whereas the reality is that even for those who are toppers would take multiple iterations. The first iteration will be something जिसमें उनको समझ में आएगा अच्छा ये लेंथ और ब्रेड्थ है इस टॉपिक का. Yes. फिर उसके बाद में सेकंड आइटरेशन में वो उसको दोबारा पढ़ेंगे तो उनको रिकलेक्ट होगा एंड उनको एक स्ट्रक्चर समझ में आएगा एंड साथ में पैरेलल में दे विल सॉल्व सम क्वेश्चंस तो उनका वो एप्लीकेशन भी आएगा. फिर थर्ड आइटरेशन जब वो करेंगे तब उनको एक कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ दिस इज हाउ इट इज सपोज टू फ्लो. So, in short, we need to practice it multiple times. This is what you want to say. करेक्ट, दैट इज द सिंपल आइडिया. मतलब इनफैक्ट आप मुझे आज बोलोगे कि सर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो ये रही टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू कर दो, तो मैं बोलूंगा ठीक है मुझे टाइम चाहिए, मेरे को एटलीस्ट 3-4 आइटरेशन तो लगेंगे बिफोर आई एम एबल टू डू इट. मैं नहीं हूँ उतना स्टेलर परफॉर्मर की मेरी मतलब एक बार में पढ़ लिया और मेरे को समझ में आ गया. Yes, sir. आई रियलाइज दैट फॉर माई सेल्फ. अब प्रॉब्लम यही है ना दैट इन द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ इतना ना तो टाइम है ना एनर्जी आप लोगों के पास में कि आप खुद से ये सब कर पाओ. दैट्स व्हाई यू टेक द हेल्प. Yes, sir. ठीक है, अल्ट्रा कंपटीशन का जमाना है, आप नहीं ले रहे हो तो आपके साथ वाला कोई तो ले रहा है, तो दे हैव दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर यू. Yes, sir. ठीक है, Thank you, sir. चलो ऑल राइट देन मैं ये शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में. थोड़ा टाइम लग सकता है, देखो यहाँ पे मेरे को माइक्रोसॉफ्ट का एरर आ गया है. Okay, sir. दिस इज द एरर दैट इज कमिंग. तो मैं भेजता हूँ नोट, थोड़ा टाइम लगेगा. Okay, sir. चलो.